Hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel. आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, जिन्होंने भी बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। तो आपके पास अगर आप आरजीपीवी में हैं तो आपका सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, दैट इज बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, हैविंग सब्जेक्ट कोड BT204। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि ये जो सब्जेक्ट है आपका बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इसको मैं आपको यूट्यूब में सारे लेक्चर्स सारे टॉपिक्स जो भी आपके सिलेबस है उसके हिसाब से सारे टॉपिक्स का लेक्चर आपको यूट्यूब में प्रोवाइड करने वाला हूँ एकदम फ्री। ठीक है, तो उसके लिए आप कनेक्ट रहें मेरे यूट्यूब चैनल से। तो हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे, सारे जो भी आपके सिविल में जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आप अभी अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर आप सब्जेक्ट की बात करेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट कोड क्या है आपका, सब्जेक्ट कोड है BT204। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक, तो सब अभी आप क्या है 12th से डायरेक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। अभी आपको क्या पढ़ना है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़नी है, बेसिक सिविल पढ़ना है। ठीक है, तो हो सकता है आपको इन चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग हिंदी मीडियम से आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश लिखने में। ठीक है, इंग्लिश से जो थ्योरी पार्ट है, जो भी आपके इंजीनियरिंग के थ्योरी पार्ट हैं, उनको इंग्लिश में कैसे लिखें हम, कैसे हम इन्हेंस करें उन चीज़ों को, कैसे कोई भी चीज़ हमें हमें समझ में आ रही है, हिंदी में कोई चीज़ हमें समझ में आ रही है बट हम उसको लिख नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करें या कैसे एक्सप्रेस करें जो चीज़ें हमें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाली वीडियोज पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये किस पे पूरा फोकस्ड है, ये फोकस्ड है बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे फोकस्ड है, जिसमें आपको लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, और जो भी सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं उनको, क्योंकि सिविल वालों को ये चीज़ें आगे भी काम आती हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि सर्वेइंग है तो यहाँ पे बेसिक सर्वेइंग के क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में अपना बीम है, उसमें लोडिंग है, उसका शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो ये सारी चीज़ें भी काम आती हैं, जो भी सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं उनको आगे काम आती हैं। और उसके अलावा जो भी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने एडमिशन लिया उन्हें तो ये सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, तो इस सीरीज में हम केवल जो भी आपके सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं उसके हिसाब से हम इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो भी वीडियोस हैं वो आपको वीकली मिलते रहेंगे। ठीक है, या हो सकता है अगर कहीं कभी कुछ डिले होता है फिर भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो अगर आप वीक में 30 मिनट से 1 आवर का वीडियो आता है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से उसको समझ पाएंगे और चीज़ों को साथ लेके चल पाएंगे। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है लास्ट में, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका जैन या फेब में होगा, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, क्योंकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम जब आ रहा होता है तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे इसको पढ़ें, अब कम समय बचा है। तो आपको टाइम रहते, मतलब आप अगर 1 वीक में, मैं बोल रहा हूँ एक वीडियो अगर 1 वीक में आप 1 आवर निकाल रहे हैं तो आप आराम से 1 आवर निकाल रहे हैं, तो क्योंकि आप क्लास में तो पढ़ेंगे, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वहाँ पे वो चीज़ तो आप पढ़ेंगे। आप यहाँ से आके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रिवीजन के काम भी आएगा। तो अपना मेनली फोकस कहाँ पे रहेगा, न्यूमेरिकल पे रहेगा, न्यूमेरिकल पार्ट पे, कॉन्सेप्ट पे रहेगा मेन फोकस। ठीक है, थ्योरी पार्ट तो आप कहीं से भी पढ़ लेते हैं कि कोई किसी भी चीज़ की थ्योरी है, मान लो थियोडोलाइट है, उसके बारे में तो आप कहीं से भी पढ़ लेंगे कि थियोडोलाइट क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है कॉन्सेप्ट की और न्यूमेरिकल की, तो अपना ये जो पूरी सीरीज किस पे बेस्ड रहेगी, कॉन्सेप्ट, जो अपनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वहाँ पे कॉन्सेप्ट, और अपना क्या है, अपना न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस पे बेस्ड रहेगी ज़्यादातर चीज़ें। ठीक है, बाकी आपको साथ में थ्योरी की चीज़ें भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी अगर आपको
ज़रूरत लगती है तो आपको थ्योरी वाली चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो आप बने रहें इस वीडियो के साथ। ठीक है, जो भी ये सीरीज है उसके साथ आप बने रहें, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी सब्जेक्ट में, बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, और आपको ये चीज़ें काम भी आएंगी। ठीक है, जैसे आप बेसिक सिविल में देखते हैं कि आपको सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके कहीं ना कहीं काम पे आती हैं। तो अगर आप उन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं तो आपको ज़रूर हेल्प मिलती है आगे की भी चीज़ों में। तो आज अपना क्या है, फर्स्ट वीडियो है। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे, आज केवल हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या, मतलब हमें पढ़ना क्या क्या। ठीक है ना, तो हम आज हम केवल देखेंगे क्या, सिलेबस। ठीक है, किसका सिलेबस देखेंगे हम, सिलेबस ऑफ BT 204। आज हम केवल और केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे आके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, फॉर फर्दर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए भी, और, और बाकी स्टूडेंट के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए क्या क्या वो किस तरीके से आगे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज हम आज के पहले वीडियो की ओर, देखते हैं हम अपना क्या सिलेबस ऑफ BT 204, मतलब अपना सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके सामने सिलेबस ओपन है। ठीक है, किसका है ये सिलेबस, बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कहाँ पे लगेगी आपको, ये फर्स्ट ईयर में लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, ये है अपना बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स है। ठीक है ना, इसमें 3 लेक्चर है। ठीक है ना, 2 प्रैक्टिकल है। टोटल क्रेडिट कितने हैं इसके, 4। टोटल क्रेडिट कितने हैं इसके, 4 क्रेडिट है। ठीक है, तो अपने पास क्रेडिट कितने हो जाएंगे, टोटल 4 क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कितने क्रेडिट है, 4 क्रेडिट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी इसमें केवल कितनी यूनिट रहती है टोटल। अगर हम देखते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, आप देखेंगे जैसे कि अभी आप इंटर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको ये चीज़ें पता ना हो, तो आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, मतलब क्या होती हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उस सब्जेक्ट में आपको टोटल कितनी यूनिट मिलेगी, आपको टोटल यूनिट मिलेगी कितनी, टोटल यूनिट कितनी मिलेगी, सब में 5 यूनिट्स मिलेगी। ठीक है, टोटल कितनी यूनिट मिलेगी, टोटल कितनी यूनिट मिलेगी आपको, टोटल 5 यूनिट्स मिलेगी। ठीक, तो अपने पास जनरली क्या होता है कि यूनिट, ये क्या है, यूनिट 1 है, यूनिट 1 to 5 है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या होता है, जब आप इंटर करते हैं कॉलेज में, तो आपके पास जैसे अभी आप सितंबर से अगर क्लास स्टार्ट हुई, तो लाइक अप टू अक्टूबर और नवंबर आपका MST 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होता है, MST 1 होता है यानी कि मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फर्स्ट, फिर होता है आपका MST 2, मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2, देन आपका होता है फाइनल एग्जाम, जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। यहाँ पे अपना कौन कंडक्ट करता है, RGPB। ठीक है, भोपाल की बात करें। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि MST 1 के पहले आपके लगभग 2 यूनिट खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तो वो 2 यूनिट आपके MST 1 में आते हैं, फिर बाकी 3 जो यूनिट बचे हुए हैं 5 में से, वो कहाँ पे आते हैं, MST 2 में आते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं अभी हम क्या सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, सिलेबस में आप देखिए पहले यूनिट का नाम क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड, अपनी फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। क्या नाम है इसका, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट का नाम है। अब आपको यूनिट के नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना है, बिल्डिंग के मटेरियल पढ़ने हैं। बिल्डिंग के मटेरियल यानी सबने बिल्डिंग बनते हुए देखी होगी, ऐसा तो नहीं है किसी ने बिल्डिंग बनते हुए नहीं देखा। तो उस बिल्डिंग के बनने में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उस मटेरियल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उस मटेरियल में हम पढ़ेंगे उसके कितने टाइप होते हैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, उसमें उसमें क्या, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या क्या पढ़ेंगे हम, ये प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसका यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है ना, इसके अलावा आप पढ़ेंगे उसके टाइप पढ़ेंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो पहला क्या है, स्टोन। ठीक है ना, स्टोन में क्या पढ़ेंगे आप, स्टोन के कौन कौन से टाइप है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है स्टोन।
ठीक है, और इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि ऐसे तो हम कोई स्टोन कोई भी उठा के नहीं लगा देंगे, उसका प्रॉपर एक टेस्ट करेंगे जिससे कि ये हमें पता चलेगा कि ये यूजफुल है कि या नहीं है। पता चला हमने यूज किया कहीं पे, स्टोन वाला घर बना दिया, और वहाँ पे क्या हो गया कि जब भी लोड आया वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया, फेल हो गया, फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो पूरा घर ढह जाएगा। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है, हमें प्रॉपर हमें क्या करना होता है, पहले स्टोन हम अभी केवल और केवल उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे स्टोन हो गया, सेकेंड क्या अपना ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, टिम्बर हो गया। तो ये सारी चीजें आप सबने देखी ही होगी, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें आपने देखी नहीं है। आपने स्टोन देखा है, आपने ब्रिक्स देखा है, आपने सीमेंट देखा है, आपने लाइम देखा है, आपने टिम्बर भी देखा है। स्टोन कहाँ देखा है, अगर आप नए घर पे नहीं देख रहे हैं तो जो भी पुराने घर बनते हैं, आपने पुराने ओल्ड जो ओल्ड घर देखे होंगे, आपने पुराने घर देखे होंगे, वहाँ पे आपने देखा होगा कि स्टोन मैसोनरी का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे भी ब्रिक यूज कर रहे हैं वहाँ पे पहले हम क्या यूज कर रहे थे, स्टोन्स यूज कर रहे थे। ठीक है, और अब फाउंडेशन में देखा होगा आपने कि जब घर बनते हैं तो फाउंडेशन में अभी भी हर ज़्यादातर जगहों पे हम स्टोन यूज कर लेते हैं अगर अपने पास अवेलेबल है तो। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स सभी ने देखा है, दीवार बनते हुए, वॉल बनते हुए। उसके बाद सीमेंट सभी ने देखा है, सभी ने घर बनते हुए देखा है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइम। लाइम भी अभी कम देख यूज होता है, पहले यूज होता था लाइम किसकी जगह पे, सीमेंट की जगह पे। ठीक है ना, तो जब से सीमेंट आ गया तो लाइम का यूज क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, टिम्बर की। तो टिम्बर कहाँ पे देख रहे हैं आप, टिम्बर दरवाजे में देख रहे हैं, खिड़की में देख रहे हैं, इन सारी जगहों पे आप टिम्बर देख रहे हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, टेस्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं इनके यूज के पहले, इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कंक्रीट और मोटार की। कंक्रीट सबने देखा होगा, कंक्रीट क्या होता है, जो अपना छत पड़ता हुए देखा आपने सभी ने। ठीक है ना, छत पड़ते हुए देखा है सभी ने, अपना स्लैब पड़ते हुए। वहां पे क्या होता है, क्या क्या मटेरियल होता है, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट, सबने देखा है। ठीक है, ये इसका क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है ना, सीमेंट होता है उसमें, बालू या रेत होती है, एग्रीगेट जिसको नॉर्मली गिट्टी बोलते हैं, वो सारी चीजें यूज होती हैं। तो इसका जो मिक्सचर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, कंक्रीट। इसको क्या बोलते हैं हम, कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है इस कंक्रीट की। ठीक है, उसके अलावा एक चीज आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये मोर्टार, क्या दिख रहा है, मोर्टार। तो मोर्टार क्या होता है, जिसमें सीमेंट प्लस सैंड का मिक्सचर। ठीक है ना, वाटर दोनों में रहेगा, पानी तो रहेगा ही दोनों में, इसमें भी वाटर रहेगा और इसमें भी वाटर रहेगा। तो कहने का मतलब ये जो मिक्सचर है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट अगर मिला देंगे तो वो क्या हो जाता है, कंक्रीट हो जाता है। और ये जो सीमेंट प्लस सैंड ये क्या है, मोटार है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसी कंक्रीट की, ये जो अपनी कंक्रीट है इसकी क्या पढ़ने वाले हम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसका प्रपोर्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्लैब हम यू बना रहे हैं, जैसे मान लो रोड बन रही है, तो रोड भी आपने देखी है कि आरसीसी रोड बनती है, वहाँ पे भी कंक्रीट है। ठीक है ना, स्लैब बनते हैं ऊपर, तो वहाँ पे भी आरसीसी यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कंक्रीट यूज करते हैं। तो उस कंक्रीट का प्रपोर्शन, मतलब यहाँ पे प्रपोर्शन का मतलब क्या हो जाएगा, आपने देखा यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि क्या है यहाँ पे सारी चीजें क्या है, सीमेंट है और सैंड है और एग्रीगेट है। तो इन सबका प्रपोर्शन पता होना चाहिए ना अपने को, कितना सीमेंट डालना है, कितना सैंड डालना है और कितना एग्रीगेट डालना है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे, नॉमिनल प्रपोर्शन। ठीक है ना, उसके बाद जब हम कोई भी स्लैब डालते हैं तो आपने देखा होगा उसको कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन मतलब उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं। आपने जनरली देखा होगा अभी, जैसे आपके यहाँ घर बन रहा होगा तो लोग वाइब्रेटर लेके आते हैं। ठीक है, वाइब्रेटर से क्या करते हैं, उसको पूरा सेटल डाउन करते हैं। ठीक है ना, मतलब उसका कॉम्पैक्शन करते हैं, बिना कॉम्पैक्शन के नहीं छोड़ते। नहीं तो वहाँ पे अगर हम कॉम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाते हैं, वाइट्स आ जाते हैं। वाइट्स आ जाते हैं मतलब कि जब आपने कंक्रीट डाला, आपने कॉम्पैक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे वाइट्स आ जाएंगे, उससे आपका पानी आएगा अंदर, मतलब मटेरियल आपका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है ना, उसके बाद हम क्योरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं तो अपने मटेरियल हो गए। मटेरियल के बाद जब हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो एलिमेंट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी अपना बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट में सबसे नीचे हम सबसे पहले जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं।
फाउंडेशन के ऊपर हम आते हैं, प्लिंथ आते हैं, प्लिंथ के ऊपर फिर अपना स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे डोर, विंडो, वॉल, ठीक है ना, स्टेयरकेस, ठीक है ना, इसके बाद फ्लोर, रूफ, सारी चीजें कहाँ आती हैं, ऊपर आती है। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है कि इनके कौन कौन से टाइप, अगर डोर है तो डोर के कौन कौन से टाइप है, फूटिंग है उनके कौन कौन से टाइप है, ठीक है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कि वॉल है, प्लास्टर करते हैं हम, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये सारी चीजें जो आपने पहले से देखी हुई है, जो भी सारी चीजें आपने पहले से देखी हुई हैं, वही सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे नहीं है जो आपने देखी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। पहली यूनिट अपनी हो गई, ठीक है। सेकेंड यूनिट अपनी क्या है, सर्वेइंग एंड पोजीशन। इसमें क्या है, इसमें अगर आप बात करेंगे सर्वेइंग वाले में, तो सर्वेइंग में क्या होता है कि जब भी आप कोई घर बनाने जाते हैं या कोई भी बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा, जैसे आपका कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज कभी ना कभी बना होगा, वहाँ पे पहले ऐसे ही ओपन स्पेस रहा होगा, ठीक है। या फिर आप हॉस्पिटल जाते हैं, या फिर आप रेलवे में कहीं पे स्टेशन में गए, ठीक है ना, मेट्रो स्टेशन में गए, कहीं पे भी जाते हैं, तो वो जब स्ट्रक्चर वो इतना बड़ा बना है, उस स्ट्रक्चर के बनने के पहले वहाँ पे सर्वेइंग किया जाता है। सर्वेइंग का मतलब क्या होता है कि पहले सर्वे होता है वहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर बनने को तो अब है, ठीक है, तो कैसे बनेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, पूरी प्रोसेस क्या होगी, ये हम सर्वे करते हैं, मतलब उसमें हम चीज़ों को पता करते हैं। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, हम यूज करने वाले हैं किसमें, सर्वेइंग में, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ठीक है ना, तो पहला क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से लेवल है, थियोडोलाइट है, प्लेन टेबल है, ठीक है। इसके बाद ये तो उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट भी कुछ है, ठीक है ना, लाइक ईडीएम है अपने पास, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो भी अपने पास मान लो ऐसा कोई है, ये कोई अपने पास कोई भी अनइवन सरफेस है, जरूरी नहीं है कि हर जगह प्लेन सरफेस मिले आपको, ऐसी कोई सरफेस है, यहाँ पे हमें क्या करना है, सर्वे करना है। तो यहाँ पे सर्वे करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल, अगर प्लेन होता केवल मान लो ये प्लेन सरफेस, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते, ये फ्रॉम पॉइंट ए से बी तक डायरेक्टली मेजर कर लेते। लेकिन यहाँ पे क्या कर पाएंगे, यहाँ पे इतना कर लोगे, फिर ये है, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है ना, ईडीएम होता है, थियोडोलाइट, ये सारी चीजें हम, इनसे हम क्या निकालते हैं, यहाँ से हम एंगल भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी एंगल है कि मतलब किस एंगल पे वो चीजें हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे एलिवेशन यहाँ से यहाँ तक का ये निकाल दिया, ठीक है। फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो ये अपनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ये वर्टिकल हो जाएगी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम क्या निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। और इसके बाद एक लेवलिंग होती है, तो लेवलिंग के डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ याद रखना, वो कौन सा है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, ये भी हम देखेंगे यूनिट नंबर 2 पे। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 का आपका क्या है, मैपिंग एंड सेंसिंग। क्या है ये, मैपिंग एंड सेंसिंग, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी जैसे आप कहीं से भी बैठ के अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन जैसे मोबाइल में देख लेते हैं, ठीक है, सेंड कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैपिंग एंड, आपके पास घर का मैप होता है, आपके पास किसी भी एरिया का पूरा मैप मिल जाता है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं या कहीं का भी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है, मैपिंग एंड सेंसिंग से आती हैं। लाइक आपने सुना होगा जीआईएस, ठीक है ना, जीआईएस, ठीक है, आप जीपीएस यूज करते हो, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे पढ़ेंगे आप, मैपिंग एंड सेंसिंग पे, ठीक है ना। मैपिंग डिटेल, कंटूरिंग पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्रोफाइल क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, वॉल्यूम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, एरिया कैलकुलेशन, मान लो कोई भी अनइवन सरफेस जैसे ही बताई थी, ठीक है ना, उसका एरिया वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कोई भी सरफेस है, मान लो ऐसे ये कुछ ये जा रहा है, ठीक है, तो इसका एरिया एंड वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो ये सारी, क्योंकि जब हम कहाँ पे जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो हमें हर जगह प्लेन फील्ड नहीं मिलती कि जिसका हम डायरेक्ट सर्वे कर पाए, डायरेक्ट एरिया एंड वॉल्यूम निकाल पाए, इसलिए हमें ये सारे मेथड यूज करने पड़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सर्वे स्टेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर ये देखो रिमोट सेंसिंग एंड इट्स एप्लीकेशन, आपने रिमोट सेंसिंग के बारे में शायद पहले भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पे आपको उसका एडवांटेजेस पढ़ने हैं, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं,
प्रिंसिपल पढ़ना है, ठीक है ना। प्रिंसिपल आप रिमोट से, मतलब वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, उसके एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 पे पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं किसमें, यूनिट नंबर 4 पे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में अब ये यूनिट 4 एंड 5 कौन सी अपनी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, ये दोनों यूनिट, यूनिट 4, ठीक है ना, यूनिट 5 दोनों कौन सी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि जो चीजें आपने फिजिक्स में अभी तक पढ़ी होगी उन सबको यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में आपको केवल और केवल फोर्सेस और उसका इक्विलिब्रियम पढ़ना है, ठीक है। देखो फोर्सेस एंड इट्स इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। उसमें क्या है, ग्राफिकल मेथड आपने पढ़ा होगा एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट। कौन कौन से फोर्सेस पढ़ने हैं आपके, कॉन्करेंट भी पढ़ना है, नॉन कॉन्करेंट पढ़ना है, कोप्लेनर पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको इन सारे फोर्सेस जो अपने पास, ठीक है ना, कॉन्करेंट, ठीक है ना, नॉन कॉन्करेंट, ठीक है ना, कोप्लेनर, इन सारे फोर्सेस का आपको एनालिसिस पढ़ना, ठीक है। ग्राफिकल एंड एनालिटिकल ट्रीटमेंट, जब आप जैसे कि यहाँ पे आपने जैसे देखा होगा ये फोर्स गया, ये फोर्स गया, इसका रिजल्टेंट, ये सारी चीजें, जैसे ट्रायंगल लॉ हो गया, एक पैरेललोग्राम लॉ होता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, फोर्स डायग्राम क्या होते हैं, फोर्स डायग्राम जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो इन सबको फोर्स डायग्राम हमें बनाना होता है, ठीक है। तो ये पढ़ना, बाउज नोटेशन पढ़ने, मतलब जब हम कोई भी, जैसे मान लो कि ये बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये किस में दिखाते हैं, बाउज नोटेशन में दिखाते हैं, एफ एक्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी एक्स है और प्लेन भी एक्स है। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे देखते हैं, एफ एक्स वाई, ठीक, कहाँ देखते हैं ये सारी चीजें, हम बाउज नोटेशन में देखते हैं। फोर्स डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, तो इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ से मैंने सेक्शन कट किया, इस सेक्शन पे कौन कौन से लोड लग रहे होंगे, ये सारी चीजें हम कहाँ पे दिखाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम में, ठीक है। अब आप इसमें मेन चीजें जो पढ़ते हैं, जो होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको लगभग पता होगा फिजिक्स के हिसाब से कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि जब सारे फोर्सेस का सम जीरो होता है, मतलब किसी भी गिवन जगह पे, तो बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम में, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद हम देखते हैं ट्रस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 4 में क्या है, ट्रस, ट्रस, ठीक है ना। तो हमें क्या पढ़ना होता है, ट्रसेस, तो ट्रसेस का एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना। ट्रस कैसे होते हैं आपने देखा होगा कहाँ कहाँ पे, आपने जैसे रेलवे ब्रिज पे गए होंगे, ठीक है ना, रेलवे ब्रिज पे आप गए, ठीक, या फिर आपने और कहीं भी रेलवे ब्रिज पे देखा होगा, जो पहले स्टील वाले ब्रिज बने होते हैं वहां पर ट्रस बने होते हैं। मेट्रो स्टेशन पे कहीं पे आपने ट्रस देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे आपने ट्रस देखा है। तो ये सारे ट्रस में आपको क्या निकालने, मेंबर फोर्सेस निकालने हैं इसमें, बस इसका केवल और केवल मेंबर फोर्सेस। इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ जॉइंट और मेथड ऑफ सेक्शन। तो ये दोनों आपको कहाँ पढ़ना, यूनिट नंबर 4 में पढ़ना, ठीक है। इसके बाद आपको एक जो पढ़ना, फ्रिक्शनल फोर्स इन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब आपको फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़ने हैं, आपने जैसे पहले पढ़ा भी होगा। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि जैसे मान लो ये है सरफेस है, यहाँ पे ये कोई व्हील है, ठीक है ना। अब इस व्हील को कहाँ, ये ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है पी फोर्स, तो इस व्हील में पी मिनिमम फोर्स कितना लगेगा कि आप यहाँ से इसको व्हील को निकाल पाए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़नी है, फ्रिक्शनल एनालिसिस में। इसके बाद हम देखते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में मेनली आपको क्या पढ़ना है, सीजी एंड एमआई, ठीक है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। तो इसमें आपको सबसे पहले सेंट्रॉइड निकालना बताया जाएगा कि सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, कोई भी गिवन शेप है उसका सेंट्रॉइड कैसे आएगा। उसके बाद उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसी आएगी, ठीक है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया और मास दोनों होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 4 के पार्ट 1 में बताई जाएंगी। अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 में क्या है, सपोर्ट रिएक्शन, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ कंसंट्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एंड कपल। तो मतलब आपके घर में आपने देखा होगा कि जो अपना बीम है, ठीक है ना, क्या है, बीम है। बीम कौन सी होती है, ये जो आपका वर्टिकल मेंबर है वो क्या होता है, कॉलम होता है, और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या होता है, बीम होता है। तो इस बीम में जैसे आपके घर में है, तो वहां पे अगर आप उस एक पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तो उस पे क्या, जैसे आपके पास आपका घर है, ठीक, तो घर में क्या है, यहाँ पे ये बीम है, आप किसी पॉइंट पे ये खड़े हुए हैं, तो आप कौन सा लोड लगा रहे हैं, ये पॉइंट लोड लगा रहे हैं,
ये क्या लगा रहे हैं, पॉइंट लोड लगा रहे हैं। अब मान लो कि ये अपनी बीम वही वाली बीम है, अब इसमें स्लैब है, इसके ऊपर, इस बीम के ऊपर स्लैब है, तो स्लैब का लोड कैसा आएगा, पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, उसको क्या बोलते हैं, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। इसका क्या बनाना है, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो ये था आपका सिलेबस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि सिविल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको दिखती ना हो, जो आपने देखी ना हो, तो आपको ये पढ़ने में आसानी होगी और ये सब्जेक्ट आपको आसान लगेगा। सो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।